अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के 6 लेक्चर हो चुके हैं, आज 7वां लेक्चर है राजस्थान की मिट्टी के बारे में। देखो, मिट्टी, मिट्टी के बाद में आता है वन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी, मिट्टी के बाद में आता है वन, वन के बाद में आती है फसलें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, लगातार एक साथ में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के बारे में समझना होगा कि मिट्टी के अंदर उपजाऊपन कैसे आता है, मिट्टी कैसे बनती है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा पहले पेज में कि मृदा क्या होती है, एक तो सॉइल क्या होती है। पहला अपना जो पढ़ने वाले हैं, पहला ये कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद में मिट्टी के प्रकार, और भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं और राजस्थान में मिट्टियों कितने प्रकार की हैं। ये पढ़ने के बाद में जब क्लियर हो जाएगा तो पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं अपने राजस्थान में वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं उसमें से मिट्टी वाले। लेकिन ये है कि तुम्हें मिट्टी का समझना जरूरी है। मतलब लेक्चर बड़ा भी हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे का, पर लेक्चर देखने के बाद में आप मिट्टी के बारे में और अपने एक तरीके से किसानी के बारे में आपने खेती अगर की भी नहीं होगी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी आपको। टॉपिक तो वैसे अपना राजस्थान की मिट्टी है सिर्फ, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो आपने मैंने बताया था कि ज्योग्राफी को 3 पार्टों में पढ़ते हैं। पहला बताया था फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा बताया था अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया, और उसके बाद में अपना स्टेट लेवल पे राजस्थान का पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बनना बताया जाता है कि कैसे कोई चीज़ बनती है, जैसे भूकंप आते हैं तो कैसे आते हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं। तो इसमें अपना फिजिकल का भी साथ में पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि मिट्टियाँ कैसे बनती हैं। ठीक है, तो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस शुरू होती है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये इधर की साइड में गलत, चलो इधर की side। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने ज्योग्राफी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, तो उसमें 3 परत बताई थी। पहली बताई थी क्रस्ट, ऊपर ऊपर वाली, सबसे ऊपर होती है। दूसरे नंबर पे होती है मेंटल, और भीतर ही भीतर होती है कोर, नीचे नीचे की साइड में होती है कोर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बताई थी? 6400 किलोमीटर बताई थी पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ से लेके और यहाँ तक की 6400 किलोमीटर। कम ज़्यादा होती है थोड़े बहुत, 6371 कुछ ऐसा, पर 6400 आपको याद रखनी है। तो ये जो क्रस्ट बताई थी मैंने, ये बताया था इसकी जो मोटाई होती है वो 40 किलोमीटर के आसपास होती है। इस पर ही सारे के सारे महाद्वीप और महासागर मिलते हैं। और इसमें ऊपर ऊपर एक छोटी सी परत होती है, बहुत कम जगह पर, उसे बोलते हैं मिट्टी। बहुत कम जगहों पर मिलती है। इसमें ज्यादातर तो क्या होते हैं, चट्टान होते हैं पूरी इस परत पर। इन चट्टानों से मिलकर के, चट्टानों से समय के साथ में बनती है मिट्टी। मैं समझाता हूँ कैसे बनती है, पर ये समझ लीजिए कैसे। कहाँ कहाँ पे मिलेगी मिट्टी? क्रस्ट ही क्रस्ट पर मिलेगी, सबसे ऊपर ऊपर वाली परत पर। अब मिट्टी बनने की प्रोसेस ये होती है कि जब पृथ्वी बनी थी उस समय पूरी पृथ्वी पर ऊपर क्रस्ट वाला ये जो ऊपर पट्टी है, इस पे सिर्फ चट्टानी चट्टान थी। अब उन चट्टानों का एरोजन होता है। एरोजन का मतलब होता है उसका, जैसे कि ये चट्टान है, कोई भी चट्टान है, अब इस पे पानी गिरता है ऊपर से। पानी गिरेगा तो ये पत्थर टूटेगा, टूट टूट के छोटे छोटे कणों में विभाजित होगा। उसके बाद में पहले मोटे पत्थर होंगे, और ज़्यादा घर्षण होने के बाद में थोड़े पतले होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो बजरी भी बनती जाएगी। ठीक है, तो बजरी बनने के बाद में और ज़्यादा समय तक बजरी अगर घर्षण के साथ में नदियों के साथ बहती चली जाएगी तो उससे क्या बन जाती है? मिट्टी। क्या बन जाएगी? जितनी भी मिट्टी है इन चट्टानों से बनती है, ये चट्टानों से बनती है। सारी की सारी जो मिट्टी है वो चट्टानों से बनती है। जैसे कि हिमालय पे बारिश हो रही है, बारिश होगी तो हिमालय टूटेगा, टूटने के साथ उसमें जो बजरी बनेगी, बजरी जो है वो गंगा यमुना कोसी बहुत सारी नदियां हैं उनके साथ साथ में बहा के लाई जाएगी। तो उससे क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं उसे उस टाइप में। ठीक है, बहा के लाई जाने वाली जो होती है उसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। पर मिट्टी बन किससे रही है? चट्टानों से बन रही है। देखो मिट्टी की परिभाषा देख लीजिए, आपके पहले पेज पे देखिए, परिभाषा में लिखी हुई है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर होती है। ठीक है, और जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति व अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। ठीक है, किसके टूटने फूटने से हो रही है? चट्टानों के टूटने फूटने से। अब इसमें प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं? एक तो पानी पड़ सकता है ऊपर से। ठीक है, दूसरा पानी नहीं पड़ रहा है तो ये वायु से भी टूट जाती है। हल्की जैसी होती हैं चट्टानें, वो वायु से भी टूट जाती हैं, ज्यादा हवा तेज चलती है तो उससे भी टूटती हैं। तीसरा होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर सुना है? बर्फबारी जो होती है, बर्फबारी से भी टूटती है। बर्फ पड़ती है जैसे हिमालय ऊंची साइड में, वहाँ पे ग्लेशियर जमे हुए हैं तो वो स्लाइड होती है, उनके साथ में वो मिट्टी टूट जाती है, वो चट्टान टूट जाती है। धीरे धीरे वो समय के साथ में किस में परिवर्तित हो जाती है? तो मिट्टी का जो पेरेंट है, मिट्टी के जो माता पिता हैं वो कौन हुए? चट्टान हुए। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई होगी इसमें। ठीक, अब यहाँ से ये मिट्टी जो होती है अपनी, ये अपनी पृथ्वी की परत है। इस परत में नॉर्मली ज्यादातर 3 या 4 मीटर की गहराई तक मिट्टी होती है, नॉर्मल जो हम देखते हैं। बाकी हमारे का साथ में क्या होता है कि हम मिट्टी को फ्री की चीज समझते हैं, ऐसा लगता है कि फ्री में, लेकिन मिट्टी बहुत उपयोगी संसाधन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पास में मिल जाती है तो इसलिए हम फ्री की समझते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मिट्टी के लिए तरसते हैं। पहाड़ी इलाके वालों में नहीं मिलती हैं। अपना यही अपना हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी मिट्टी बहुत कमजोर, मिट्टी मिलती ही नहीं, पठारी पठार है, बहुत कम क्षेत्र में मिलती है मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी मिलना एक तरीके से एक उपयोगी संसाधन होता है, और मिट्टी पर ही जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो जन्म लेते हैं। हमारा जीवन जो संभव है मिट्टी के कारण ही संभव है।
अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो हमारा भोजन कहाँ से आएगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इन जानवरों का भोजन कहाँ से आएगा? जानवरों का भोजन नहीं आएगा, पेड़ पौधों का भोजन नहीं आएगा, तो हमारा भोजन कहाँ से आएगा? तो मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी अलग पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर, पानी की जरूरत होती है मिट्टी में, बाद में बात करते हैं उसकी पोषक तत्वों के बारे में। पानी की जरूरत होती है, ह्यूमस की जरूरत होती है, उसके बाद में केंचुआ वगैरह सुना है, उसके अंदर वायुमंडल भी होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम। ये तीन गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। जब भी हम खेतों में बुवाई करते हैं, जब जुताई करते हैं, जुताई करने का कारण क्या होता है? जुताई करते हैं, जुताई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधा सीधा भी तो हो सकते हैं उसमें। एक तो उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा पहुंच जाए। जुताई करने के बाद में अगर बारिश होती है तो उसमें पानी अंदर तक जाएगा या नहीं जाएगा? जुताई नहीं करेंगे तो पानी जाएगा क्या? नहीं जा पाता है। दूसरा, ह्यूमस जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे, अगर जुताई करने के बाद में छोटे छोटे जीव जंतु जो केंचुआ टाइप के होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये गैसें अपने वायुमंडल में हैं और वायुमंडल से निकल के थोड़ी बहुत मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, जो बाद में पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती हैं। बाद में जब पेड़ अपना भोजन बनाएगा तो अपनी मिट्टी से पानी भी लेगा, पानी के साथ साथ में वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारे खनिज होते हैं उनको लेता है। ठीक है। तो ये आपकी समझ में तो आ गया होगा मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी समझने बनने की आप पूरी एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देख लीजिए, अगले पेज पे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ रॉक, सबसे पहले क्या हुआ? चट्टान। चट्टान के बाद में क्या हुआ? जलवायु। जलवायु के बाद में क्या हुआ? रिलीफ, यानी ऊंचाई और निचाई कैसी है। उसके बाद में होता है जीवाश्म और उसके बाद में होता है समय। ये पांचों फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चाहिए चट्टान। ठीक है। चट्टान जो होगी वही उसकी माता होती है या पिता होता है मिट्टी का। ठीक है। उसके बाद में जलवायु। जलवायु तीन चार तरीके हो सकते हैं, हवा काट सकती है, पानी काट सकता है या ग्लेशियर काट सकता है। आगे समझे। ऊंचा और नीचा। अगर नीचा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पे मिट्टी जो घर्षण के कारण बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। ठीक है। और जो ऊंचाई से अगर सीधी गिरती है तो वो कंकड़ टाइप में बन जाती है, उसका उपयोग ज्यादा नहीं होता, तो ऊंचा नीचा वाला फैक्टर भी मैटर करता है। अगला है जीवाश्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म है, ये जीवाश्म लिखा गया है मुझे। तो अपने जो पुराने समय पे जो जानवर खत्म हो गए हैं वो पानी के साथ साथ में और मिट्टी के साथ साथ में बहा के लाए जाते हैं और उस मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। उन दबने के कारण उनमें जो कुछ छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं, तो ह्यूमस जो बनती है अपनी मिट्टी की, उन जीवाश्मों के कारण बनती है। अगर मिट्टी के अंदर पुराने समय के पेड़ पौधे अगर ज्यादा हैं, पेड़ पौधे या मरे हुए जानवर ज्यादा हैं, तो उसमें उपजाऊपन ज्यादा होगा। आगे समझ। जैसे कि आप वो देख सकते हो, खाद जो बनाया जाता है ना पेड़ पौधों के, अगर यूज करके आप उसे सड़ा गला दो तो उसे खाद बना दिया जाता है। गोबर वगैरह डालते हैं, उसे से भी खाद बन जाता है, उससे भी खाद बन जाता है। तो वो इसी चीज में उपजाऊ मिट्टी के लिए काम आता है। तो जीवाश्म होना जरूरी होता है मिट्टी के। ठीक है। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआती समय में तो मिट्टी बजरी के रूप में ही रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे जितना लंबा समय लगता जाएगा, 1 लाख साल, 2 लाख साल, उसके बाद में मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ होती जाएगी। ठीक है। आगे समझ में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बाकी तो अलग टाइप की मिट्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है। अपना जो इंडिया होता है, इंडिया में जो ऊपर की साइड में क्या है? हिमालय पर्वतमाला, सबसे ऊपर की साइड में। ठीक है। ये अपना इंडिया है। ऊपर ऊपर की साइड में यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वतमाला। ठीक है। ये पूरा इधर की साइड में जाता है हिमालय पर्वतमाला। अब यहाँ से नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उन नदियों के साथ साथ में चट्टानों से कट कट करके आएगी मिट्टी, आएगी ना। वो मिट्टी जो आ रही है और पानी के साथ में आ रही है, उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ये वाला जो क्षेत्र है अपना यूपी वाला क्षेत्र, अपना बिहार वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला, बांग्लादेश। इधर की साइड में एक नदी ऊपर की साइड में जाती है, वो कौन सी है? सिंधु नदी। ऊपर की साइड में पाकिस्तान के क्षेत्र में जो जाती है, तो सिंधु नदी की 4 5 सहायक हैं, वो भी जलोढ़ लेके आएंगी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लेके आएंगी। वो जलोढ़ मिट्टी इस वाले क्षेत्र में जम जाएगी ना, तो इसे बोलते हैं अपना सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी वाला। कौन कौन से हो गए? इधर की साइड में अपना हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। इधर की साइड में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में भी बन जाता है। और यहाँ पे अपना बांग्लादेश है और पाकिस्तान वाला तो है ही। बाकी इधर की साइड में जैसे एक नदी जा रही है, महानदी जा रही है, तो उस महानदी जो लास्ट में जब जाती है ना, तो वो डेल्टा बना लेती है इस तरीके से। डेल्टा का मतलब होता है कोई नदी जा रही है और लास्ट में जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो सीधी मिलने के बजाय अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, छोटे से क्षेत्र में जाकर के। ठीक है। अब ये डेल्टा बनाएगी तो इस साइड में, पूरी साइड में यहाँ पे मिट्टी मिट्टी पटक देगी ना जो लेके आई है उस साइड से, तो यहाँ पे भी उस टाइप की उपजाऊ मिलती है जलोढ़, जल के द्वारा ओढ़ के लाई गई या जल के द्वारा बहा के लाई गई। ऐसे ही महानदी के बाद में एक आती है गोदावरी नदी। तो इधर की साइड में जितने भी डेल्टा हैं लास्ट में आती है कृष्णा नदी। जहां जहां पे डेल्टा है वहां पे कौन कौन सी टाइप की मिल जाएगी? जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। कौन सी?
जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जलोढ़ मिट्टी की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, एक नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया जो खाद होता है वो दिया जाता है अपने क्षेत्र में। अपना भरतपुर, धौलपुर, अलवर, अपने राजस्थान के इधर वाला दौसा, जयपुर, ये क्षेत्र भी इस जलोढ़ मिट्टी वाले भाग हैं। जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम मिलती है। उपजाऊ तो है लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो यूरिया वगैरह उसमें देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीके रेशियो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। अपनी मिट्टी में तीनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। पूछ लिया जाता है कभी कभी मिट्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गैसें सहायक होती हैं, तो ठीक है, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये याद रखना है एनपीके वाला। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आ गया कैसे कैसे बन रही है। उसके बाद में आप खोल लीजिए, मिट्टी के प्रकार पर पहुंचते हैं अभी। मिट्टी के प्रकार पर, बीच वाला छोड़ दीजिए ट्रांसपोर्टेशन, मिट्टी के प्रकार पर चलिए। तो मिट्टी के प्रकार मैंने 3 तरीके से बताए हुए हैं इसमें, 3 तरीके से अलग अलग प्रकार होंगे। पहला तो प्रकार बताया है कण के आधार पे, कण कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है या बीच वाला है, ठीक है। दूसरा बताया है मूल चट्टान कैसी है और कहां से वो आ रहा है। तीसरा बताया है पीएच के आधार पर, पीएच जो अम्लीय क्षारीयता का पता चलता है, तो ठीक है। तो कण के आधार पर 3 तरीके के हो सकता है। पहला हो सकता है दोमट, पहला हो सकता है इसमें दोमट दिया हुआ है, दूसरा चिकनी और तीसरा रेतीली। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें अत्यंत बारीक कण के बारे में। दूसरे नंबर वाला क्या है? दूसरे नंबर वाला चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो होते हैं वो कण जो होते हैं बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, बहुत ही ज्यादा बारीक, और वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है चिकनी मिट्टी में, और वो एक दूसरे के साथ में सटे हुए होते हैं वो कण जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें बारीक कण होते हैं। तो ये जो काली मिट्टी होती है नॉर्मली, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अपना जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है अपने राजस्थान में, ये अपना हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, मालवा का पठार, यहाँ पे एक तो अपना मालवा का पठार है ही, उसकी चट्टान जो है वो पुराने समय पे ज्वालामुखियों से बनी है। ज्वालामुखियों से बनने वाली चट्टान का रंग कैसा होता है? काला होता है। अब वहां से कट कट के जो मिट्टी बन रही है वो ये होती है नॉर्मली, ठीक है, काली मिट्टी। तो अपने राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र, उस पर कैसी मिट्टी मिलेगी? काली। और अपने राजस्थान में जो जो मिल रही है जलोढ़ मिट्टी, वो कौन कौन से क्षेत्रों में मिल रही है? भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, इन वाले क्षेत्रों में जो उपजाऊ है सबसे ज्यादा राजस्थान में। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ यही जिले हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने भारत में अगर बात की जाए कि ये काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है, तो भारत में जो काली मिट्टी मिलती है नॉर्मली, ये अपना यहाँ पे मैंने आपको बताया हो, तो एक तो मालवा का पठार है ही, मालवा के पठार के बाद में प्रायद्वीपीय पठार आता है, नीचे की साइड में ये प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो ये भी अपना रंग कैसा है इसका? काला है। तो वहां पे भी ये काली मिट्टी मिलती है दूसरे नंबर वाली, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं चिकनी मिट्टी जो हो गई, वो अरावली प्रदेश में भी मिलेगी और अपने इधर की साइड में तो मिलेगी। रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें मोटे कण होते हैं, ठीक है, और रेतीली मिट्टी इस साइड में सबसे ज्यादा मिलती है। कण जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं और एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, पानी की कमी रहती है, तो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो उड़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी उड़ते हैं वो, ठीक है। तो इसे बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, रेतीली भी बोलते हैं, लवणीय बोलती हैं और अम्लीय भी बोलते हैं। अत्यंत मोटे कण होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एरिडोसॉइल, और राजस्थान के 12 जिलों में ये फैली हुई है। इस तरीके से अरावली के इधर की साइड में 12 जो जिले हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिट्टी फैली हुई है? रेतीली। इसे बलुई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं पहला पहला नंबर जो दोमट मिट्टी में बता चुका हूँ, मध्यम आकार के कण, इसे कछारी भी बोल सकते हैं, जलोढ़ भी बोल सकते हैं, या दोमट तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी मैदान ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें आपको मिलती है नॉर्मली। बाकी तो ऐसा है कि विभाजन इसका अभी मिट्टियों का बहुत अलग अलग प्रकार से कर दिया गया है। अभी तो कम से कम बताते हैं 200 से ज्यादा प्रकार की मिट्टियां होती हैं, पर नॉर्मली आपको एग्जाम की दृष्टि से 5 प्रकार या 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ना होता है। तो ये आपको कण के आधार पर समझ में आया? कण के आधार पर कितने प्रकार की बताएं? पहली कौन सी हुई? दोमट हुई, ठीक है, इसमें मध्यम कण होंगे, बीच वाले होंगे। दूसरी कौन सी हुई? चिकनी, इसमें कण कैसे होंगे? बिल्कुल महीन होंगे। और तीसरी कौन सी हुई? बलुई यानी रेतीली मिट्टी, इसमें कण कितने होंगे, कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। किस साइड में मिलेगी? पश्चिम राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी चिकनी मिट्टी है वो किधर किधर मिलेगी? हाड़ौती में भी और अरावली वाले क्षेत्र में भी, वहां की पर्वतमाला के कारण, ठीक है। अब होता है मूल चट्टान के आधार पर। मूल चट्टान जो उसकी चट्टान है, जो चट्टान बनी है उसके आधार पर, जैसे हिमालय, हिमालय का बनना एक अलग प्रोसेस होती है, पठार का बनना है, मालवा पठार का बनना अलग प्रोसेस होती है। तो चट्टान के आधार पर भी ये 7-8 प्रकार की हैं और उनका रंग इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। तो नाम सुन लो, बाकी तो मैप में अगले में बताऊंगा, उस समय आप ध्यान रखना। एक होती है जलोढ़ मिट्टी जो मैं बता चुका हूँ, काली मिट्टी होती है मैं बता चुका हूँ, एक होती है लाल मिट्टी, एक होती है लाल काली, फिर उसके बाद में रेतीली, भूरी रेतीली, लाल लोमी और लाल बिल, ये 8 प्रकार की नॉर्मल बताई जाती है, ठीक है। इसमें से जलोढ़ इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, लाल इंपॉर्टेंट है और रेतीली इंपॉर्टेंट है, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अपनी भूरी रेतीली, तो भूरी जो है वो तो रेतीली का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा आता है पीएच के आधार पर। पीएच क्या होता है? पीएच एक तरीका होता है किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता नापने का। उसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कैसी है इस आधार पर माना जाता है। एच यानी हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एच है, ठीक है। तो जितना हाइड्रोजन की मात्रा होती है उस हिसाब से उसकी अम्लीयता क्षारीयता होती है। अगर पीएच जो होता है नॉर्मली ऐसा होता है 0 से 14 तक का एक पैरामीटर होता है, 0 से 14 तक का पैरामीटर होता है। बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? 7 नंबर आ जाएगा, बीच में 7 नंबर आ जाएगा। तो अगर 7 पे है तो वो जो मिट्टी होती है वो उदासीन होती है। कैसी होती है? यानी न्यूट्रल। और ये उदासीन मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। कैसी होगी? उपजाऊ। नॉर्मली अपनी इस साइड में ज्यादातर मिट्टी उदासीन न्यूट्रल है, लेकिन कुछ एक कमी है, वो कभी कभी वो अम्लीय और क्षारीय टाइम के हिसाब से हो जाती है, लेकिन ये उदासीन है इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद में अगर पीएच 7 से कम हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, तो वो मिट्टी हो जाती है अम्लीय। कैसी हो जाएगी? अम्लीय मिट्टी। अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अदर वाला अपना जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है अपना रेगिस्तान का रेतीला वाला जो क्षेत्र है, उसमें क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी पाई जाने का कारण अब मैं समझाता हूं। पिछला वाला पेज को लिए, ट्रांसपोर्टेशन लिखा होगा उसमें, दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा होगा, उसमें 3 टाइप दिख रहे होंगे आपको। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परवहन। परवहन यानी कि पानी जो होता है वो अपने साथ में खनिजों को, या तो मिट्टी के अंदर, जैसे ये मिट्टी है, इधर देखिए, ये जैसे मिट्टी है, परत है मिट्टी की, इसमें जो पानी है या तो वो ऊपर की साइड में खनिजों को ले जाएगा या नीचे की साइड में खनिजों को ले जाएगा। इस तरीके की ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इनमें पहला है कैपिलारी। कैपिलारी में होता है खनिज क्या होते हैं, ऊपर की साइड में आ जाते हैं। और अपना जो राजस्थान का इधर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी वाला, ये वाला इधर की साइड में 12 जो जिले हैं, वहां पे ये कैपिलारी प्रोसेस होती रहती है। कौन सी? कैपिलारी प्रोसेस होती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है कि पानी जब ऊपर आता है तो सारे सारे खनिजों को ऊपर लेके आ जाता है। नीचे की साइड में जो खनिज हैं उन्हें ऊपर सतह पर लेके आ गया पानी। अब वहां पे क्या होता है कि ऊपर की साइड में कि बारिश तो कम होती है और सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, यानी पानी तो सोख लिया जाएगा, लेकिन जो खनिज हैं, लवण हैं, वो कहाँ रह जाएंगे? ऊपर सतह पर रह जाएंगे। आया समझ में कुछ? ये ऊपर ले आए लवणों को, खनिजों को, यहाँ से पानी की जो बूंदें होगी वो सूर्य के कारण सोख ली जाएंगी, सूर्य सोख लेगा उन बूंदों को। अब बचेगा क्या यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ लवण रहेंगे। तो ये क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा किधर की साइड में पाई जाती है? अपने पश्चिमी राजस्थान में। समझ में आया? दूसरा होता है लीचिंग वाली प्रोसेस। लीचिंग में नीचे की साइड में जाता है, लेकिन अपनी अपने पश्चिम राजस्थान में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? कैपिलारी वाली, ठीक है। और चौथा होता है गिलेइंग वाला, उसको तराई क्षेत्र में मिलता है। तो ये समझ में आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। पहला हो रहा है कैपिलारी, नीचे से ऊपर की साइड में आ रहा है। दूसरा हो रहा है लीचिंग, ठीक है। और तीसरा होता है गिलेइंग, ये तराई क्षेत्र में मिलता है। तो अपने खनिज, ह्यूमस, एनपीके, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मिट्टी के प्रकार में आपको तीसरा प्रकार भी बता दिया है। पहला बताया कण के आधार पर, दूसरा बताया मूल चट्टान के आधार पर। कितने होते हैं मूल चट्टान के आधार पर? 8 बताए। और पीएच के मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर कितने हुए? 3 हुए। या तो उदासीन होगा, या कम हो गया 7 से कम तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस अम्लीय और क्षारीय में प्रॉब्लम आती है। ये पीएच है, पीएच 7 है, ठीक है। पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, और पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। अपने उधर की साइड में कौन सा पाया जाता है? रेगिस्तान में क्षारीय पाया जाता है। दूसरा, अगर अपना पूर्वी जो मैदान है वहां पे भी अगर हम खारा पानी देते हैं, खारा पानी अगर हम देते हैं खेतों में, तो कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता रहता है, थोड़ी बहुत हो जाती है खेती, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें खारापन ज्यादा हो जाता है, तो उसमें भी क्षारीयता ज्यादा आ जाती है। अभी क्षारीयता जैसे ज्यादा आ जाएगी खेतों में तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आगे वो उपजाऊ नहीं रहता है खेत, ठीक है। उपजाऊ नहीं रहता। इधर की साइड में उपजाऊ है रेगिस्तान, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है वहाँ पे। तो क्षारीयता कम करने के लिए हमें जिप्सम मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? जिप्सम का बुरकाव किया जाता है। नॉर्मली अगर आपके खेतों में क्षारीयता ज्यादा हो गई है, लवणीयता ज्यादा हो गई है, तो क्या डाला जाता है? जिप्सम। ये याद रखना है आपको। क्षारीयता कम करने के लिए, न्यूट्रल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिप्सम डाला जाएगा। हाँ, इधर की साइड में जहाँ पे भी खेती करेंगे वहाँ सबसे ज्यादा जिप्सम का ही यूज किया जाता है। बाकी कहीं भी हो सकता है क्षारीयता। आपने खारे पानी देंगे खेतों में तो निश्चित सी बात है उसमें लवण ज्यादा हो जाएंगे, लवण ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें क्षारीयता यानी खारापन आ जाएगा, तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। दूसरा, इधर की साइड में देखिए, वैसे इसमें Na2CO3 सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक मिलता है। लवण सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? ये याद रख लेना, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्षारीय जो जमीन होती है उसमें कौन सा प्रकार का लवण सबसे ज्यादा मिलता है, तो उसको याद रख लेना कौन सा होता है? Na2CO3। क्षारीयता को कम करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए मिट्टी को क्या डाला जाता है? जिप्सम। अब इधर की साइड में आप देख लीजिए स्क्रीन पर,
अम्लीयता अगर है तो उसमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है और उसका समाधान करने के लिए चूना डाला जाता है या फास्फोरस डाला जाता है। अम्लीयता में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। अम्लीय अगर है मिट्टी तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है, और उस अम्लीयता को खत्म करने के लिए क्या डाला जाएगा? चूना डाला जाएगा या फास्फोरस। सबसे ज्यादा ये डाला जाता है जो फास्फोरस, ये फास्फोरस डाला जाता है। डीएपी वगैरह में ये फास्फोरस आता है, ठीक है। एनपीके, उसमें फास्फोरस है कहीं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज है ना। अपना मिट्टी से इन तीनों का नाम याद रखना। एनपीके का पूछ लिया जाता है, मिट्टी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने वायु या वो जो खनिज हैं वो कौन से होंगे? एनपीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों चीज बिल्कुल याद रखना, आगे एग्जाम्स में जो पुरानी इसके क्वेश्चन है उनमें पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए। क्षारीयता मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? क्षारीय मिट्टी में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है। उसे कम करने के लिए क्या डाला जाता है? जिप्सम। और इधर की साइड में अम्लीय मिट्टी में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? चूना या फास्फोरस डाला जाता है, ठीक है। ये डीएपी वगैरह इसमें यूज की जाती है। और ये क्षारीय मिट्टी जो होती है वो ऊसर मिट्टी होती है। ऊसर तो ये भी हो जाएगी, अगर ज्यादा अम्लीयता हो जाएगी तो ये भी अनुपजाऊ हो जाती है। ऊसर का मतलब समझ में आया? अच्छा, पुराने समय पे मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता था, अभी तो क्या है, हम टेक्नोलॉजी के आधार पे पहले एक दो ही प्रकार की होती है, या तो बंजर होगी या उपजाऊ होगी। नॉर्मली इतना ही होता था, अगर किसी के पास में खेत है तो वो दो ही टाइप का होता था, रंग वगैरह उससे कोई मतलब नहीं, या तो उपजाऊ होगा या बंजर होगा, जैसे ऊसर बोलते हैं। तो अपना पश्चिमी राजस्थान ज्यादातर अनुपजाऊ है, ठीक है। वैसे पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है ना, वो भी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ कैसे हुई अब बताइए मुझे। सर क्योंकि पहले यहाँ पे सागर था। ये सागर नदी, एक सरस्वती नदी बहती थी, घग्गर नदी बहती थी। सरस्वती नदी उस समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी थी, ठीक है। हिमालय से लेके आए गए थे कण, हिमालय से ही बहा के लाए गए थे वो कण। तो उसके कारण यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र बना हुआ था सरस्वती नदी के कारण। किसी समय पे ये क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ था, ठीक है। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई और इधर की साइड में मानसून ऐसा हो गया कि यहाँ की साइड में अपनी अरावली पर्वतमाला समांतर हो गई, तो बारिश भी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे कैसी हो गई? अनुपजाऊ हो गई और रेतीली हो गई, ठीक है तो ये जलोढ़ आ गया समझ में। लेकिन अब जलोढ़ तो रही नहीं, पुराने समय पे थी इसी समय, लेकिन अब कैसी हो गई है? वो एक तरीके से रेतीली बलुई मिट्टी हो गई है। आ गया समझ में? जलोढ़ है, अगर इसमें अगर पानी दे दिया जाए, इस जलोढ़ मिट्टी में पानी पहुंचा दिया जाए तो खेती की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। अगर गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर इसमें होकर निकाल दी जाए तो जहां पे भी पानी पहुंच जाएगा वहां खेती की जा सकती है। इधर की साइड में ज्यादातर खेतियां की जा सकती हैं क्योंकि मिट्टी अच्छी है, लेकिन वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। आ गया समझ में? जलोढ़ मिट्टी है। बाकी पीएच वाला एक बार दोबारा देख लीजिए, अगले पेज को खोलिए। पीएच जरूरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिवाइज कराता हूँ मैं। पीएच के मान के आधार पर तीन भागों में, पीएच 7 है तो उदासीन उपजाऊ होगी वो मिट्टी। पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, कैल्शियम ज्यादा। उसका समाधान क्या है? चूना, फास्फोरस या जस्ता। फास्फोरस याद रख लेना, सिर्फ फास्फोरस याद रख लेना, ठीक है। और क्षारीय यानी पीएच 7 से ज्यादा है तो उसे लवणीय बोलेंगे या ऊसर मिट्टी या बंजर मिट्टी बोलेंगे। इसमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलता है। समाधान क्या है इसका? जिप्सम। अब इंडिया का मैप खोलिए अगले वाले पेज पे, और इंडिया में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आपको साइड में आपको वो दिख रहे होंगे, फॉरेस्ट, माउंटेन, एलुवियल, रेड, येलो, ब्लैक, लेटराइट, एरिड दिख रहे हैं। दूसरा नंबर है एलुवियल। एलुवियल, एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़। क्या हुआ? जलोढ़, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपको दिख रही है जलोढ़ मिट्टी, सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। पंजाब में जलोढ़ है, हरियाणा में है, राजस्थान का आधा सा भाग है, ठीक है। थोड़ा बहुत अरावली वाला एरिया भी है, गुजरात तक भी जा रही है जलोढ़, ठीक है। बाकी हम राजस्थान की बात करेंगे तब स्पेशली छोटे छोटे पार्ट पर देखेंगे। उसके बाद में यूपी में जा रही है, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, असम दिख रहा है। उसके बाद में नीचे की साइड में चलिए पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे चलिए। पूर्वी घाट, घाट का मतलब तो जानते ही हैं, बता चुका हूँ। इधर की साइड में राजस्थान का, जैसे ये इंडिया का नीचे वाला भाग है जहाँ पे पानी स्थल से मिलता है उसे घाट ही तो बोलते हैं, नदियों के किनारे घाट होता है। इधर वाला घाट कौन सा होगा? और इधर वाला घाट पश्चिमी घाट। तो इधर की साइड में देखिए, जहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शुरू ऊपर से साइड होती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, इस तरीके की नदियां जो हैं। नीचे की साइड में जहां जहां डेल्टा बनाएंगी वहां वहां पे आपको दिख रहा होगा एलुवियल, दिख रही है ना जलोढ़, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं हम अपनी ब्लैक मिट्टी। ब्लैक मिट्टी का आपको बीच वाला जो एरिया दिख रहा है, हाँ, एमपी वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, जहां जहां पे अपना मालवा का पठार है, उसके नीचे की साइड में प्रायद्वीपीय पठार का भी कुछ हिस्सा है, कुछ पूरा है नहीं, है छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए एरिड, एरिड दिख रही है। एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क। शुष्क किधर की साइड में दिख रहा है आपको? राजस्थान वाला जो क्षेत्र दिख रहा है उसमें शुष्क दिख रही है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। उसके हाँ उसके बाद में आते हैं हम, सिर्फ राजस्थान वाला ही क्षेत्र में एरिड, लेटराइट है बाकी तो, ठीक है। हाँ आगे देखिए,
लेटेराइट, लेटेराइट जो है वो बीच में दिख रही होगी राजस्थान के छोटे से हिस्से में। लेटेराइट का मतलब सफेद सफेद वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में आपको इधर की साइड में जो रेड रेड है ना उसके पास में दिख रही होगी लेटेराइट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेड, रेड और येलो दिख रहा होगा रेड वाला क्षेत्र। इधर की साइड में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक का हिस्सा दिख रहा है, केरल भी अपना पूरा रेड। तो इस तरीके से कितने भागों में बांट दिया हमने पूरी मिट्टी को। और ऊपर की साइड में जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन्स वाला रीजन है, बने और पर्वत हैं, तो वहाँ पे हरा हरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज्यादा वन और पर्वत मिलते हैं तो हरा हरा दिख रहा होगा, तो वो अलग टाइप की मिट्टी है। कितने प्रकार की मिट्टी बताई अपने भारत में? गिनो, 6 प्रकार की। सबसे ऊपर कौन सी है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जो हिमालय वाला क्षेत्र दिख रहा है वहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। दूसरा कौन सा है? एलुवियल यानी जलोढ़, जलोढ़ आपको बीच वाला पूरा का पूरा जो मैदान है उसमें दिख रही होगी। तीसरा रेड एंड येलो आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, नीचे की साइड में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाला थोड़ा क्षेत्र दिख गया। उसके बाद में ब्लैक मिट्टी, ब्लैक वाला जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, मालवा का पठार और उसके नीचे। उसके बाद में लेटेराइट और एरिड, समझ में आ गए? अच्छे हो, ये आपको याद रह जाना चाहिए। याद क्या, मैप पता रहना चाहिए, बस पूछ लिया जाता है, इतना पूछा जाता है कि ब्लैक मिट्टी कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो जहां जहां पे मालवा का पठार, यहाँ जहां जहां पे ज्वालामुखी से बने हुए चट्टान है उनके कारण काली मिट्टी बन जाती है। अगला जो मैप खोले, अब अपने राजस्थान पे आ जाइए। ये राजस्थान का मैंने बनाया हुआ है अभी। इसमें मैंने आपको नॉर्मली 6 प्रकार की मिट्टी दिखाई हुई है, ठीक है, 6 प्रकार की। बाकी तो बहुत ज्यादा बताएंगे, मैंने आपको 8 का तो नाम बताया है, और भी होती हैं, पर 6 प्रकार की आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कौन सी है? रेतीली मिट्टी। कितने जिलों में मिलेगी? 12 जिलों में मिलती है, ठीक है, 12 जिलों में मिलती है रेतीली मिट्टी, और पश्चिम में आपको दिख रही होगी अरावली की। दूसरी बात करते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी हुई? दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी हुई सबसे ज्यादा उपजाऊ हुई, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ होती है दोमट मिट्टी का मतलब, दोमट बोल सकते हो, जलोढ़ बोल सकते हो, एलुवियल बोल सकते हो, आगे समझ में? तो इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए क्या डाला जाता है? यूरिया डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए, ठीक है। अपना पहला वाला कौन सा है? पहली वाली मिट्टी बताओ। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय में क्या ज्यादा पाया जाता है? Ca2, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसे कम करने के लिए क्या क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है, ठीक है। और अम्लीय में क्या डाला जाता है? फास्फोरस नॉर्मली डाली जाती है, ठीक है। दूसरी हुई दोमट। दोमट के बाद में बात करते हैं, तीसरा आपको अपना दक्षिण पूर्वी पठार दिख रहा होगा, हाड़ौती का पठार, काली मिट्टी दिख रही होगी। यहाँ बेसाल्ट चट्टान होती थी पहले, और वो अभी बेसाल्ट चट्टान ही है। ये जो पठार है बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ था। तो इसके आसपास में जो मिट्टी बन जाती है वो काली मिट्टी होती है। कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। तो तीसरे नंबर पे काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। ये भी उपजाऊ होती है। उपजाऊ ये सबसे ज्यादा कपास के लिए उपजाऊ होती है। कपास सुना है? कपास रुई बनाने के काम में आता है, रुई बनाने का काम आता है। उसमें रुई जैसा कुछ निकलता है, बाद में कपास, कॉटन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, रुई जैसा निकलता है। उसके बाद में धागे बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनते हैं कॉटन वाले वो कपास से ही बनते हैं। तो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में कपास के लिए बहुत एक उपजाऊ जमीन मिलती है, ठीक है। उसके आसपास में आपको चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा भी काली मिट्टी का दिख रहा होगा। उसके बाद में चौथे नंबर पर बात करते हैं लाल मिट्टी। यहाँ पे जो मिलता है वो एक तरीके से फास्फोरेटिक जो सेल होते थे पुराने समय पे, वो होते थे अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र में। फास्फोरेटिक जो चट्टान होती थी उस साइड में, तो वहां पे लाल मिट्टी बनती है। आगे समझ में? लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पे बन रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। हाँ, माई नदी वाला जो क्षेत्र है आसपास, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो चट्टान है उनके कारण लाल मिट्टी बनी है। अब बनास नदी वाला क्षेत्र देखिए, आपको दिख रहा होगा 5वां नंबर, मिश्रित लाल पीली मिट्टी होती है। मिश्रित लाल पीली, जहां जहां की बनास वाला क्षेत्र है, अरावली से वो लेके आती है, उस तरीके से वहां पे मिश्रित होती है, मिक्सर होती है लाल की और पीली की, लाल पीली और काली तीनों की मिक्सचर होती है। तो बनास वाला जो क्षेत्र है, बनास का नदियों का तो मैंने बता दिया, बनास इसी रीजन से होकर निकलती है ना, ठीक है। तो ये हुई। और छठवीं जो होती है अपनी अरावली वाली, तो उसमें होती है मिश्रित पीली। तो इंपॉर्टेंट आपको 4 तो कम से कम याद रखनी है। पहली तो रेतीली याद रखनी है, सबसे ज्यादा है। सबसे उपजाऊ कौन सी है? दोमट मिट्टी है। उसके बाद में कौन सी है? तीसरे नंबर पे काली मिट्टी, अपना दक्षिण पठार वाला है, दक्षिण पूर्वोत्तर पठार वाला, दक्षिण और पूर्वी पठार अपना हाड़ौती का पठार। उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा उसका चित्तौड़गढ़ में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखनी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है अपना चौथे नंबर पे आ रही है। 5वीं 6ठी नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रख सको तो रख लो। अब एक चीज और यहाँ पे आई है बात, तो उसका भी बता देता हूँ। बाकी तो मैं अगले लेक्चर में जब बन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा कि पौधे कैसे विकसित होते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, उसी में बताऊंगा। लेकिन इसमें यह आप इंडिया में नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चलाई गई है,
सॉइल टेस्ट नाम से आपने सुना है? सॉइल टेस्ट, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी उन्होंने इस योजना को शुरू कर दिया था। उससे पहले भी उन्होंने अनाउंस किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उस समय सबसे पहला किसानों के लिए अगर करना है तो पहले काम किया है, मिट्टी का परीक्षण करवाओ। मिट्टी का परीक्षण होता है। अब एक्चुअली में अब होता क्या है कि किसानों को पूरी जानकारी तो होती नहीं है कि हमारी मिट्टी उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा इसमें नाइट्रोजन डालना चाहिए, फास्फोरस डालना चाहिए, पोटेशियम। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने अभी पूरे ऑल इंडिया में हर जिले लेवल पे बड़ी बड़ी लैब बनी हुई है, पूरे ऑल इंडिया में बन गई है। वहां पे आप जा सकते हो, जैसे कि आपका 1 बीघा खेत है, ठीक है, उसमें से आप 10-15 जगह से नमूने निकालो। 10-15 एक जगह से निकालोगे तो अलग बात है, फावड़े से खोद के मिट्टी निकालो, मिट्टी को मिक्स करो, मिक्स कर करके उसे उस तरीके से कम करते जाओ कि 500 या 1 किलो के आसपास रह जाए, और उसे ले जाओ अपने लैब में। लैब में निकालने का तरीका समझ में आया कुछ? पूरे चारों तरफ से निकालना है, एक जगह से नहीं निकालनी है मिट्टी, हर कोने से, हर बीच में से, चारों तरफ से 10-12 जगह से खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद में उसे एक एक उस पे रख लो, आप कोई कपड़े पे रख लो और मिक्स कर लो पूरी 10-12 जगह से जहाँ से ली हुई है। मिक्स करने के बाद में उसे 4 भागों में, नॉर्मली जैसे ये मिट्टी बन गई, ठीक है। अब आपने 10-12 जगह से खुदाई किया तो निश्चित सी बात है 10-15 किलो की होगी वो, 10-15 किलो तो ले नहीं जा सकते आप, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाया, उसे एक गोला बना लिया। गोला बनाने के बाद में इसे 4 पार्टों में बना देते हैं, ठीक है। अब इस मिट्टी को कम करना है तो ये इधर वाला पार्ट कम कर दिया और इधर वाला पार्ट कम, ठीक है। 2 ही पार्ट बचे, जैसे 12 किलो थी उसका अब 6 किलो हो गई, ठीक है। अब इन दोनों पार्टों को मिलाएंगे। इन दोनों पार्टों को मिलाने के बाद में फिर से गोला बन जाएगा। गोला अब छोटा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी कम हो गई। अब फिर से इसे 4 पार्टों में बांट लो। यही तरीका होता है सॉइल परीक्षण के लिए, अपनी गवर्नमेंट जो बताती है। इधर वाले 2 पार्ट हटा दो, आगे समझ में। मिट्टी को कम करते करते आप 1 किलो पर ले आओ। 1 किलो पे ले आने के बाद में आप उसे, लैब होती है, सॉइल टेस्ट लैब होती है। आज ज़्यादातर तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों पर भी शुरू हो गई है ये, ग्राम पंचायत लेवल पर भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो सॉइल टेस्ट में वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे उन्हें बोलिए इसमें मेरी मिट्टी में क्या क्या कमी है, कौन कौन से खनिजों की कमी है। वो खनिजों की जो कमी है वो आपको बताएंगे कि आपको इतनी मात्रा में यूरिया डालना है। किसान क्या करते हैं कि ज़्यादा उपजाऊपन लेने के लिए ऐसा करते हैं कि इस बार 1 कट्टा की जगह 2 कट्टा डाल दिया, सोचते समझते नहीं है, लेकिन वो 2 कट्टा अगले साल आपको नुकसान करने वाला है। इस साल तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत जब जो फसल है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगले साल पक्का नुकसान करेगा। अगर उसे 2 कट्टे से ज़्यादा नहीं डाले ना तो अगले साल आपको जो फसल होगी अगले साल वो बहुत कम हो जाएगी। तो जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए अपना नरेंद्र मोदी ने सॉइल टेस्ट योजना चलाई हुई है। तो इसके बारे में याद रखना, मिट्टी परीक्षण पूरे ऑल इंडिया में ये चालू की गई है। अगर कोई भी किसान है तो उसे मिट्टी परीक्षण करना जरूरी होता है। उसमें यही बात की जाती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन तीनों की, और अम्लीयता और क्षारीयता की बात, नॉर्मली यही बात की जाती है। अम्लीयता, क्षारीयता होगी इधर की साइड में, इधर की साइड में अम्लीयता। अम्लीय है मिट्टी, आप उधर ले जाएंगे, वो बोलेगा कि आपकी मिट्टी अम्लीय है। तो अम्लीय होने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या देना है उसमें, अभी क्या देना है यहाँ पे, फास्फोरस देना है या जस्ता चूर्ण देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर क्षारीय है तो आपको क्या देना है, जिप्सम देना है। उदासीन है तो अच्छी बात है। उसके अलावा नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है तो वो बोल देगा कि यूरिया दीजिए, यूरिया की मात्रा भी बता देगा कि इतनी मात्रा में दीजिए। फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस के लिए वो अपना उर्वरक बता देगा, और पोटेशियम के लिए भी वो बता देगा। आगे समझ में। तो अब इसमें पुरानी ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें कर लेते हैं। पहला सवाल सुनिए, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये पहला सवाल है। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ के बताइए। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा को क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पहले तो ये देखिए दक्षिण पूर्व किधर होता है, ये वाला ऐसा दक्षिण पूर्व। कौन सा चट्टान बताई थी मैंने, कौन सी चट्टान बताई थी उसमें, कौन सी, बेसाल्ट बताई थी ना, बेसाल्ट बताई थी। बेसाल्ट चट्टान बोलेंगे, ठीक है। लावा जो होता है उसे बेसाल्ट लावा इसमें दिया हुआ है, बेसाल्ट चट्टान बोलेंगे। लावा जो निकल के आता है ना, मैग्मा, वो होता है, ठीक है। बाहर जमने के बाद में उसे चट्टान बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मिलता है, मैंने कौन सा बताया था, बेसाल्ट ही बताया था ना। तो इसके कारण यहाँ पे कैसा होता है मिट्टी का रंग, काला। पहला पॉइंट पूरा हुआ। सही है गलत है, सही है, काली मिट्टी का निर्माण। दूसरा मैंने बताया दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से निर्मित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ये कहाँ पे है दक्षिण भाग, ये अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये वाला क्षेत्र। किस प्रकार की चट्टान बताई थी मैंने, फॉस्फेटिक बताई थी। यहाँ पे कैसी मिट्टी बनती है, लाल मिट्टी। आ गया समझ में। तो इसमें दोनों सवाल सही है गलत है, दोनों ही सही है। काली मिट्टी कौन कौन से जिलों में मिलती है, हाड़ौती यानी काटकोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन जिलों में मिलेगी, ठीक है। और चित्तौड़ वाले में मिलती है। अगला दूसरा सवाल सुनिए, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। रेड लोम, लोम, लोम का मतलब भी होता है थोड़ा सा जलोढ़ होना, लेकिन रंग कैसा है उसका, लाल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिल रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक
व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये अरावली बीच में से इधर की साइड में कैसी मिलती है? रेतीली मिट्टी मिलती है। आगे समझ में। उसके बाद में अगला सवाल, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर यानी बंजर। हाँ, तो बंजर जो होती है उसमें अलग अलग कमी हो सकती है, लेकिन अपने राजस्थान में जो बंजर भूमि है वो इधर की साइड वाली है, और उसमें क्या मिलती है सबसे ज्यादा? लवणीयता और क्षारीयता मिलती है। ठीक है, तो वो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब जब क्षारीयता होती है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? Na2CO3, और उसको कम करने के लिए क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। अगला सवाल, हाड़ौती पठार की मिट्टी है काली है, यह RS प्री 1998 का सवाल है। उसके अलावा बात करते हैं सिल्का सैंड। सिल्का ऐसा ही होता है, सिल्का की जो मिट्टी होती है वो किस चीज में उपयोग की जाती है? तो कांच के उद्योग में, ये खनिजों में आप आ जाएगा। सिल्का की जो मिट्टी होती है, सिल्का सैंड जो होती है, चट्टानों का भी मैं बताऊंगा उस समय भी काम आ जाएगा, बस आप याद रख लेना। सिल्का सैंड जो होती है वो कांच उद्योग में काम ली जाती है, कांच बनाने में काम ली जाती है। अगला, लिली, सीरमा, सुकड़ी तथा राकाट प्रकार हैं। ये अलग सवाल का टाइप का सवाल है, तो देखिए आपको याद रख लेना है। लिली, सीरमा, सुकड़ी, राकाट ये मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टी है। थोड़ी सी मेवाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, उनके लोकल नाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में उस मिट्टी को जो लोकल नाम है, ये बड़े लेवल की बात नहीं है, लोकल गांव के लोग आसपास के, कि उधर की साइड में आसपास 10 गांव में कि यहाँ की लिली मिट्टी है, कोई बोल देते हैं सुकड़ी मिट्टी है, इस तरीके की लोकल नाम है। तो ये लोकल नाम पूछ लिए हैं, पता नहीं क्यों पूछे। किसमें सवाल? ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में 2013 में। तो अब याद रख लेना, अब आगे पूछ सकते हैं शायद, बाकी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि लोकल तो बहुत सारी होती हैं, एक नहीं कम से कम 1000 लोकल मिट्टी मिलेंगी। ऐसे तो हर जिले में, हर तहसील में लोकल नाम होते हैं मिट्टियों के। ठीक है, लोकल नाम होते हैं, पर वो इतना ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। चलो अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली कैसी होती है? भूरी होती है, भूरी बलुई मिट्टी बोल सकते हैं उसे। और दोमट भी है, वो मैं बता चुका हूँ, जलोढ़ मिट्टी है ना, दोमट है। तो इसे रेतीली को क्या बोल सकते हैं? भूरी। भूरी यानी रंग है इसका भूरा। ठीक है, उसके अलावा दोमट है, ये भूरी और बलुई, बालू है इसमें, और दोमट, तीनों ही चीजें। बाकी सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? ये रेतीली मिट्टी है। दूसरा नाम क्या हो गया? भूरी, बलुई और दोमट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन जो दिया होगा उससे आप निकाल लोगे आसानी से। उसके बाद अलग, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी में क्षारीय हो जाती है? पटवार 2000। हाँ, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों चीज होती है। तो NaCl जो होता है, ये भी आपको याद रख लेना। नमक तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है, नमक होगा तो खारापन होगा। इधर की साइड में जितना खारापन मिलता है, ये NaCl भी याद रख लेना है आपको Na2CO3 के साथ में। तो अपना पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा NaCl खनिज मिलता है, लवणीयता। तो ये आपको याद रह गया। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। दो ऑप्शन दिया है, उस हिसाब से आप लगा देना। कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? कपास की फसल के लिए ये वाली सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। यहाँ पे बनास वाला क्षेत्र है, उसके बाद में अपनी ये वाली दूसरी वाली। ठीक है, अभी मैंने बताया था तुम्हें, ये मिक्स है। बीच वाली जो बनास की जो मिट्टी है ना, मिक्स है, ये काली की, पीली की, सबकी मिक्स है वो। ठीक है, तो ये कपास के लिए बनास वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। ये पूरा पूरा पूरे आ गया समझ में। कपास यानी कॉटन। कॉटन के लिए काली मिट्टी नॉर्मली उपयोग की जाती है, लेकिन बनास में सबसे ज्यादा अधिक होती है। उसके बाद में राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? अरे जिसका जो क्षेत्रफल, जिले का नाम पूछा है, तो सबसे ज्यादा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, सीधी सी बात है। जैसलमेर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, और पूरा का पूरा अनुपजाऊ है। तभी तो पोखरण परीक्षण वहाँ किया जाता है, परमाणु परीक्षण किया जाता है ना। कहाँ पे किया जाता है? पोखरण कौन से जिले में आता है? वहाँ पे जनसंख्या रहती नहीं है। कितनी जनसंख्या है जैसलमेर की? एक बार मैं बता चुका हूँ, 6 लाख के आसपास है। और क्षेत्रफल कितना है उसका? 36,000 के आसपास में है। 36 होगा, 38 होगा, चलो 38 में बता दो, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही मैंने इसकी कंपैरिजन भी कराया था आपको केरल से, शायद ध्यान हो तो। केरल में इतने ही क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं? 3.5 करोड़ लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्यों रह रहे हैं? उधर की साइड में वो सारी परिस्थितियां हैं, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे वो मिल नहीं रहा है। पोखरण यहाँ पे, इस जगह पे पोखरण है। पोखरण के आसपास में 200-200 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता है। छोटी छोटी ढांडियां वगैरह होंगी, लेकिन रहता नहीं है। तो पोखरण परीक्षण यानी परमाणु का परीक्षण कहाँ किया जाता है? पोखरण वाले क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, नाम बताइए। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 बार हुए हैं अब तक, 2 ही बार तो हुए हैं। एक तो हुआ था अपना इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974 में। 1974 में जब पाकिस्तान के साथ 1971 वाला युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने अपने फ्लीट भेज दिए थे, जंगी बेड़े भेज दिए थे। तो इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि अब हमें परमाणु बम बनाना पड़ेगा, बिना परमाणु बम के काम नहीं चलेगा। तो 1974 में उन्होंने परमाणु बम बनाया था, चुपके से बनाया था, विश्व को नहीं पता चला, चोरी छुपे से बनाया था। जब परीक्षण हो चुका था उसके बाद में पता चला था पूरे विश्व को। अगर पहले बता देते तो यूरेनियम देने वाले यूरेनियम ही नहीं देते। यूरेनियम चाहिए ना परमाणु के लिए, तो वो यूरेनियम नहीं देते। पहले का नाम था शक्ति परीक्षण। क्या नाम था? शक्ति परीक्षण। नाम याद रहने चाहिए। कब हुआ था ये? 1974 में। दूसरा कब हुआ था? 1999 में। ये अपने अटल बिहारी जी के टाइम पे हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? दूसरा वाला क्यों करना पड़ा?
दूसरा वाला ऐसा कोई खास कारण नहीं है, दूसरा वाला तो करना ही था, क्योंकि 74 से 99 तक बहुत सारे टाइम हो गए थे, पर नहीं किया। क्या पता अभी फेंकने जाए, फोड़ने जाए, काम करे या नहीं करे, एक बार और चेक कर लो। बाकी ऐसा हुआ था 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था 1998 में। अब क्या था कि 1998 तक तो ये था कि भारत यहाँ था, पाकिस्तान यहाँ था, क्योंकि परमाणु बम जिसके पास में होगा वो तो पावरफुल है ही। पाकिस्तान के पास में 1998 तक था नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने 1998 में कर लिया, तो उसके बाद में पाकिस्तान बराबर आ गया। अब इंडिया को आगे निकलना है तो इंडिया को एक बार और करना पड़ेगा। तो यही था, ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं था। ये याद रखना, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भगवान बुद्ध से अलग है स्माइलिंग बुद्धा। घरों में जो मिलते हैं मोटे पेट वाले जो होते हैं, वो चीन के दार्शनिक व्यक्ति थे, चीन के दार्शनिक व्यक्ति थे। स्माइलिंग बुद्धा सुना होगा, देखा है कभी? मोटे से पेट वाले होते हैं, वो आपके घरों में मिल जाते हैं, उन्हें माना जाता है शुभ। बाकी वो खुद शुभ अशुभ में विश्वास नहीं करते थे, वो चीन के थे वो स्माइलिंग बुद्धा। वो क्या कि अपने हम हर कंडीशन में स्माइलिंग करते रहते थे। उनके घर वाले माता पिता मर गए तब भी वो खुश थे, वो सारी चीज़ों में खुश रहते थे। तो उनकी दार्शनिक विचारधारा थी हमेशा खुश रहो, तो वो शुभ माने जाते हैं। तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया था 1999 वाले का, ठीक है। पोखरण अब मूवी भी आ रही है जॉन अब्राहम बढ़िया मूवी बनाता है। एक अपनी मद्रास कैफे देखी आपने, किस पे आधारित है? मद्रास कैफे नहीं देखी? मद्रास कैफे आई थी जॉन अब्राहम की 2013 में। अपने राजीव गांधी की जब 1991 में हत्या हुई थी, 1991 में जब हत्या हुई थी, तो उस पर आधारित है ये मद्रास कैफे, ठीक है। श्रीलंका में छोटा सा पार्ट जो है तमिलों का है, ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे तमिल रहते हैं। उन्होंने लिट्टे नाम से एक संगठन बना लिया था, लिबरेशन तमिल आर्मी, इस तरीके से बना लिया था, जिसका जो प्रमुख था वो प्रभाकरण था, ठीक है। प्रभाकरण उसका नाम था। तो श्रीलंका ने बोला था भारत से, श्रीलंका को तो वो परेशान कर रहे थे, जैसे कि ये श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ की इधर की साइड में ऊपर भारत है, यहाँ तमिलनाडु है। तमिलनाडु से पुराने समय से धीरे धीरे निकल के यहाँ पे तमिल लोग रह रहे थे। श्रीलंका ने अपने जो संविधान बना था, उस संविधान में यहाँ श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा लोग हैं जो बौद्ध हैं, और उनका जो सिंगली लोग हैं, सिंगली बोलते हैं उन्हें। तो अपने संविधान में बौद्ध और सिंगली लोगों के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दे दिए थे, इन तमिल लोगों को छोड़ दिया था, इनके लिए आरक्षण वगैरह कुछ नहीं, और सब चीजों से हटा दिया गया था। एक तरीके से इन्हें पिछड़ा घोषित कर दिया गया था, और इनको अपने संविधान में भी शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये तमिल लोग नाराज हो गए थे, इन्होंने अपने अधिकारों के लिए संगठन बना लिया, लिट्टे, LTTE, लिट्टे। इसका जो प्रमुख था प्रभाकरण नाम था उसका। उसने श्रीलंका को परेशान किया हुआ था बुरे तरीके से, अपनी आर्मी बना रखी थी, और उसको सहयोग कौन कर रहा था? तमिलनाडु कर रहा, भारत नहीं कर रहा था, तमिलनाडु स्पेशल तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक अपनी अलग राजनीति चलती है। तमिलनाडु की राजनीति पूरे भारत की राजनीति से अलग है। वहाँ का एक नेता सबसे ज्यादा चुनाव जीतता है। अभी रजनीकांत ने भी पार्टी बना ली, उसके साथ में कमल हासन ने भी पार्टी बना ली, जयललिता भी नेता ही थी, ठीक है। और अपना जो ADMK, ऑल इंडिया, दो पार्टी हैं सबसे ज्यादा, AIDMK एक तो, और एक है ADMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ठीक है। DMK बोलते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। इसका जो चीफ है वो 95 साल के आसपास हो गया है। उसका नाम क्या है, मैंने 2G वाले लेक्चर में आपको बताया था, जिसकी बेटी जो है, नाम ध्यान करा होगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। TMK जो है उसका जो चीफ है 95 साल का हो गया है, बहुत बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उसमें से टूट करके जयललिता ने अपनी पार्टी बनाई थी AIDMK, ठीक है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ये जयललिता की थी। तो उधर की साइड में ज्यादातर राजनेता जो एक्टर होते हैं वही राजनीति में जाते हैं, और इनकी जो राजनीति है वो द्रविड़ वोटों पर चलती है। द्रविड़ बोलते हैं अपने आप को, हम ऊपर वाले बोलते हैं आर्य, ऐसे ही वो बोलते हैं कि हम द्रविड़ हैं। द्रविड़ बोलते हैं कि हम आर्यों से भी पहले के भारत में रह रहे हैं। तो उनकी राजनीति एक बार तो जो तमिलनाडु है 1950 और 60 के आसपास में भारत से ही अलग होना चाहता था, द्रविड़ देश बनाना चाहता था अलग से, ठीक है। लेकिन बाद में तो उन्होंने वो प्लान त्याग दिया था। तो तमिलनाडु से उनको सहयोग मिल रहा था, श्रीलंका में लिट्टे थी, उनको सहयोग मिल रहा था। उसके बाद में यहाँ पे बौद्ध और सिंगली लोगों पर बहुत ज्यादा एक तरीके से आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे। तो श्रीलंका ने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? UN जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोई अगर अशांति फैली हुई है, गृह युद्ध चल रहा है उसमें, तो UN से बोला कि आप हमारी मदद कीजिए। UN ने बोला इंडिया से कि आप तो पास में ही हो, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, आप इनकी मदद कीजिए। राजीव गांधी ने यहाँ पे सेना भेज दी थी, उसे बोला था पीस सेना ही बोलते हैं, शांति सेना बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी UN की सेना जाती है, UN के लिए कोई सेना जाती है यूनाइटेड नेशन के लिए, तो उसे शांति सेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के ज्यादातर फौजी विदेश जाते हैं कभी ना कभी शांति सेना के रूप में, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे सेना को भेज दिया था, किसने भेजा था? राजीव गांधी ने UN के कहने पर, ठीक है। किसके खिलाफ भेजा है? लिट्टे के खिलाफ भेजा है। तो लिट्टे वाले, तमिलनाडु वाले नाराज हो गए, ये तमिल वाले नाराज हो गए। 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, जब यहाँ पर तमिलनाडु में राजीव गांधी प्रचार करने गए थे, तो यहाँ से एक लड़की आई थी, फुल प्लान के साथ आए थे, उन्होंने पूरा प्लान बना हुआ था। तो अपने राजीव गांधी के पैर छूने के लिए वो झुकी थी, उसके पास में
आत्मघाती बम बोलते हैं जिसे, खुद भी मरना और साथ में दूसरे लोगों को लेकर मरना। तो उन्होंने पैर छूते समय या माला डालते समय बम पे चला दिया और उस समय राजीव गांधी मर गए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कहाँ से चली थी ये बात, भूल गए। चलो आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से सवाल रह गए। 10 के बाद में 11वां सवाल, 12वां सवाल चलते हैं। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, कैसी है? मध्यम काली या काली बोल सकते हो, सीधा सीधा काली बोलो, मध्यम काली इसमें लिखा हुआ है, काली मिट्टी है। उसके अलावा किसका उपयोग मिट्टी की लवणता या क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल होता है? क्षारीयता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? फास्फोरस डाला जाता है। राजस्थान की भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में होता है? नॉर्मली भूरी जो इधर की साइड में तो है पश्चिम राजस्थान में ही, और अपना जो अरावली जो क्षेत्र है उसके पास में जो पीली मिट्टी मैंने बताई थी ना, पीली भूरी मिट्टी बोलते हैं उसे, पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, तो अपने अरावली और पश्चिम राजस्थान में है ही वो, ग्रे बोलते हैं उसे। उसके अलावा वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिम राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? ये मैं बता चुका हूँ। अपना जो संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब ये अपनी जमीन है, जमीन में नीचे की साइड में जब पानी ऊपर की साइड में आ जाता है तो खनिजों को साथ में लेके आ जाता है उधर की साइड में। खनिज तो ऊपर की साइड में आ गए, जैसे NaCl ऊपर आ गया, लेकिन पानी जो है वो पास के कारण उड़ गया, तो क्या बच गया? खनिज ही खनिज बच गए। तो इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं, कोशिका नहीं होती है, केशिका होती है, केशिका। केशिका, कोशिका गलत लिखा हुआ है। केशिका जो होती है ना, केशिका का मतलब होता है कि पानी ऑटोमेटिक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। कोशिका नहीं होती, केशिका शब्द सुना होगा। केशिका होती है, बहुत पतली होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। हाँ, कैपिलरी बोलते हैं इसे। तो ये केशिका होती है, कोशिका नहीं होती। केशिकाओं द्वारा ऊपर की तरफ पेशाब अपने पेड़ पौधों में भी होता है, मैं अगले लेक्चर में वो भी बता दूंगा आपको। वैसे साइंस का टॉपिक है, पेड़ पौधों में भी दो, और नीचे ऊपर से नीचे की ओर आना। अब यहाँ पेड़ पौधों के लिए खनिज चाहिएगा तो वो जड़ें लेके आएंगी उस खनिजों को, पानी को लेके आएंगी। अगर चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके अलावा कोई और खनिज चाहिए, जड़ें लेके आएंगी पानी के साथ में और ऊपर की साइड में पहुंचाया जाता है, तो उसे बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी प्रोसेस। और फिर जब ऊपर जब ऊर्जा बन जाएगी, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए या तो जड़ों में भेजेंगे या अलग अलग पूरे तना में, पूरी सब जगह भेजेंगे, तो दूसरा वो होता है। ठीक है, नीचे की साइड में जाता है। आगे समझ में, उसे लीचिंग बोलते हैं। अगला सवाल, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या करने के लिए क्या किया जाता है? RH97 में क्या हुआ? जिप्सम। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, एंटीसोल अपना एरिड वाला जो क्षेत्र है, एरिड वाला कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। तो वहां पे एंटीसोल पाई जाती है। सोयल का उल्टा बोल सकते हैं उसे, मतलब अनउपजाऊ है टोटली। ठीक है, ऊसर मिट्टी बोलेंगे इसे हिंदी में, सही बोला आपने, ऊसर बोलेंगे इसे। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, मध्यम काली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब ये भूरी, दोमट और नाम लिया हुआ है, भूरी और दोमट। नॉर्मली तो अपना ये पूरा पश्चिमी राजस्थान में तो मिलती ही है, लेकिन ऊपर की साइड में 2 जिले, एक श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अब भी आती है, क्योंकि घग्गर नदी आती है ना, और पंजाब की जो नदियां हैं वो इसके आसपास में ही होके जा रही हैं ऊपर से, तो उनके कारण अब भी नई नई तरीके की मिट्टी आ जाती है वहाँ पे। दोमट मिट्टी आ जाती है, जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। तो श्रीगंगानगर और बीकानेर इसमें नाम दिए हुए हैं। बीकानेर तो इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर भूरी का नाम बोल दें तो पूरे पूरे 12 जिले आ जाएंगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से ये सारे सवाल कर लें। सवाल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैंने समझाया है वो आपकी समझ में आना चाहिए था। तो क्या क्या देखा हमने, एक बार पूरा रिवाइज कीजिए। सबसे पहले तो हमने देखा था कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मिट्टी मृदा की ऊपरी सतह पर होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने विघटन से उत्पन्न होती है। उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। बनती किससे है वो? नॉर्मली चट्टानों से बनती है। कैसे कटती है वो? या तो पानी से कटेगी, या हवा से कटेगी, या ग्लेशियरों से कटेगी। उसके बाद में मृदा के पोषक तत्व मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जीवाश्म मिलते हैं उसमें। उसके अलावा ये फास्फोरस वगैरह, जिप्सम वगैरह, ये सारे छोटे छोटे खनिज मिलते हैं, मिनरल जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम चले गए थे ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके का बताया था, कैपिलरी लीचिंग और ग्लेइंग। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी के प्रकार जो बताए थे मैंने 3 के आधार पे बताए थे। एक तो जैसे कणों के आधार पे बताया था, कणों के आधार पे 3, या तो मोटे कण होंगे, या बीच वाले होंगे, या बिल्कुल महीन होंगे। अगर महीन है तो उसमें कण आसपास पास में रहेंगे तो वो चिकनी मिट्टी हो जाएगी। बीच वाले हैं तो वो दोमट मिट्टी कहला जाएगी, जलोढ़ वाली। और मोटे मोटे हैं तो रेतीली। उसके अलावा मूल चट्टान के आधार पर 8 बताए थे। 8 में से आपको 4 तो कम से कम नाम याद रखने हैं, जलोढ़, काली, लाल और रेतीली, ये याद रखने हैं। उसके अलावा मैंने पीएच के आधार पर बताए थे, यानी अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर। पीएच 7 है तो उदासीन है, पीएच ज्यादा है तो क्षारीय है, पीएच कम है तो अम्लीय। अगर अम्लीय है तो क्या डालना पड़ेगा उसमें? फास्फोरस। और क्षारीय है तो क्या डालना पड़ेगा उसमें? जिप्सम। उसके बाद में अपना इंडिया का मैप बताया था, उसमें ऊपर की साइड में हिमालय वाला जो मैंने फॉरेस्ट और माउंटेन बताया था। उसके बाद में अपना उत्तरी मैदान में जो है वो एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में आपको ब्लैक मिट्टी बताई थी, मालवा पठार और
उधर की साइड में प्रायद्वीपीय पठार में। उसके अलावा आपको रेड और येलो मिट्टी बताई थी अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इस साइड में बताई थी, नीचे की साइड में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी लेटेराइट और एरिड, एरिड अपने राजस्थान में ही मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में हम राजस्थान पे चले गए थे, राजस्थान की 6 प्रकार की बताई थी, रेतीली बताई थी, दोमट बताई थी, काली बताई थी, लाल बताई थी, मिश्रित लाल पीली काली बताई थी, और उसके बाद में मिश्रित पीली मिट्टी बताई थी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देख लिया था और सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको मैंने सॉइल परीक्षण भी बताया था किस तरीके से सॉइल परीक्षण किया जाता है, तो कोई किसान हो तो वो करवा सकता है सॉइल परीक्षण, और उसके बाद में खाद दे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अब बंद